हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइज। आज के इस वीडियो में हम और टॉपिक्स लेके आए हैं। पहला टॉपिक आज हम क्या स्टडी करेंगे, पहला टॉपिक रहेगा हमारा करंट डेंसिटी एंड देन उसके बाद कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी एंड हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो पहले हम करंट डेंसिटी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है करंट डेंसिटी। अब जैसा कि आपको नाम में भी जैसे डेंसिटी वर्ड थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे आप। डेंसिटी मतलब क्या होगा, कुछ है ना, कुछ स्पेस से रिलेटेड कुछ बात होगी। अब देखो, अब इसको एग्जांपल की मदद से समझो, मैं समझाता हूँ आपको, एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो कि ये एक क्या है, पाइप है। ये क्या है, एक पाइप है, ठीक है। मान लो एक पाइप है। अब इससे जो पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लो इसमें पानी फ्लो हो रहा है। उस पानी को मैं मान लो तुम कि करंट है वो, ठीक है। वो करंट है, जो पानी इसमें जो फ्लो हो रहा है वो करंट है। तो अब एक बात बताओ, डेंसिटी मतलब क्या होता है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम में कुछ मास कितना बटा हुआ है। वैसे ही जैसे इसमें जो पानी फ्लो हो रहा है इस पाइप में, मतलब कि कितने एरिया को कवर करता हुआ, मतलब करंट कितने पर यूनिट एरिया को कवर करता हुआ जा रहा है, मतलब समझ आ रही है बात, पर सेकेंड। कि मतलब जैसे मान लो, जैसे इतने छोटे से क्रॉस सेक्शन की एरिया में करंट डेंसिटी निकालनी हो तो कैसे समझेंगे हम, ऐसे समझेंगे कि इस छोटे से क्रॉस सेक्शन के एरिया में, है ना, वायर, इसका वायर का, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन होता है ना, वही कि मतलब हर एक पॉइंट के एरिया से, इस पाइप के हर एक पॉइंट के एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, पर यूनिट एरिया में कितना करंट पास आउट हो रहा है। सो ये है एग्जैक्ट मतलब, अगर मैं हल्की या आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि करंट डेंसिटी क्या होता है। मतलब कि मान लो ये पाइप, पानी में पाइप पे ये पानी फ्लो हो रहा है। अभी पानी इस पर यूनिट एरिया में कितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मतलब हर एक एरिया को कवर करता हुआ जा रहा है, हर एक एरिया को कवर करता हुआ जा रहा है, इसके छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन से कितना ज़्यादा पास आउट हो रहा है। वैसे ही मान लो ये पानी को करंट से रिलेट कर लो कि इस वायर में कितना करंट इस पर यूनिट एरिया, इस वायर के पर यूनिट एरिया से पास आउट होता हुआ जा रहा है। तो ये होता है एग्जैक्ट मतलब करंट डेंसिटी का। अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज भी समझाना चाहूँ तो क्या होता है, देखो डेफिनेशन वाइज भी समझाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। अगर मैं इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन एक ही लाइन में समझाना चाहूँ तो, ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन की करंट पर यूनिट एरिया में कितना ज़्यादा, वो जो करंट है वो कितने पर यूनिट एरिया में इस वायर के फ्लो हो रहा है या पास आउट हो रहा है, ठीक है, सिंपल भाषा में। और जिसका जो सिंबल होता है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जे से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर स्पेस नहीं बचा तो इसलिए मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू करेंट पर यूनिट एरिया। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगी इसकी, बताओ, यूनिट क्या होगी, बताओ 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 बताओ। करंट की क्या होती है, एम्पेयर, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको और अच्छे से लिखने के लिए ऐसे लिख लो, एम्पेयर मीटर की पावर माइनस टू इनवर्स। ओके, तो ये रही इसकी यूनिट की बात। तो अब हम जब, अब इसको और अच्छे से अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ या मतलब कि डिराइव करना चाहूँ इस फॉर्मूले को, तो कैसे करेंगे, देखो जे और ए इधर चला जाएगा, आई इक्वल्स टू में रहेगा ऐसे, आई इज इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूँ, अब आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ये सिंपल वेक्टर फॉर्म मेरा, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं बिना वेक्टर के, उसमें ऐसे आएगा जे ए कॉस थीटा। तो ये है भाई साहब आपका एक तो वेक्टर फॉर्म, और ये आपका स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ फॉर्मूला, और ये वेक्टर फॉर्म में जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलो थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए ये चीज़, कंफ्यूजन ना रहे। ये लो, ठीक है, इज दिस विजिबल, लेट मी चेक, ओके, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला एंड ये स्केलर फॉर्म, दैट्स इट।
तो मैं एक काम करता हूँ, करंट डेंसिटी को मैं अब एक चीज़ समझानी है इसमें, एक चीज़ पहले मैं यहाँ साइड में इसके जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जे होता है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, एंड ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या एरिया बोल लो, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अच्छा लग रहा है, यही बोलते हैं, साउंड्स बेटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, मतलब कि जैसे वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट इस पर यूनिट एरिया से पास आउट हो रहा है, मतलब है ना ये है। और थीटा, अब आप लोग बोलोगे थीटा किसके बीच का एंगल है भाई, किन किन के बीच का एंगल है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इसके और इसके बीच का, नहीं, गलत हो जाएगा। देखो जो एंगल है उसको ध्यान में रख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तभी, ठीक है। जो एंगल है वो किन किन के बीच में है वो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में। देखो एंगल बिटवीन आई एंड एरिया, ठीक है, आई एंड एरिया कुछ ऐसा होता है। देखो मैं अगर डायग्रामेटिकली लिखना चाहूँ तो कहाँ, यहाँ पे लिख दूँ, छोटा सा लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। ये मान लो ये एक लूप है, ठीक है, सही है। और ये करंट ऐसे, और एरिया वेक्टर इस सरफेस के, एरिया इसके परपेंडिकुलर ऐसा होता है। देखो करंट और एरिया के बीच का एंगल थीटा, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि करंट नॉर्मल सरफेस के पैरेलल और एरिया इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब ऐसी कुछ होता है बेसिकली, है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब एरिया जो होता है, मतलब जैसे एक पाइप है, इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया होगा, है ना, और करंट ऐसे, एरिया इसके परपेंडिकुलर, ऐसे में नहीं है एरिया, देखो ऐसे, और करंट ऐसे जा रहा है और एरिया तुम्हारा ऐसे में है, तो परपेंडिकुलर हुआ। सो दैट्स व्हाई आई राइट दिस लाइक दिस फॉर बेटर एक्सप्लेनिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल बिटवीन एरिया, आई एंड एरिया, दैट्स इट। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आपका करंट डेंसिटी वाला पार्ट तो हो चुका है। अब हम इसके बाद कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी को स्टडी करेंगे बेसिकली, ठीक है। होप सो आपने जो ये वाला पार्ट है ये नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा, ठीक है। तो अब हम जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। छोटे से टॉपिक है, इतने बड़े बड़े भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ओके। अब क्या बचा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलो अब हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। अब जैसा कि आपको कंडक्टेंस से समझ में आ रहा होगा, कंडक्ट करना मतलब किसी चीज़ को कंडक्ट कराना, क्या होता है, मतलब चलाना, है ना। कंडक्ट मतलब क्या होता है, किसी को चलाना, वही तो होता है। अब आप लोग समझो कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक टाइप से किसी भी सर्किट में करंट, वोल्टेज से निकलने वाले करंट को रोकता है। वैसे ही जो कंडक्टेंस होता है वो बेसिकली इसका जस्ट अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट वर्क करता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो जी है वो इनवर्स होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अगर आपको अच्छे से कंडक्टेंस को समझना है। इट इज डिफाइंड एज द इनवर्स रिलेशन विद रेजिस्टेंस, मतलब कि इनवर्स होता है बेसिकली, यही होता है एग्जैक्ट मतलब कंडक्टेंस का, कि जो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है बेसिकली एक टाइप से जो कंडक्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का वो होता है। अब अगर रेजिस्टेंस हाई होगी, अब देखो समझो, रेजिस्टेंस हाई होगी तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा, अगर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम ही होगा, सिंपल सी बात है ना। वेयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, वेयर आर इज इक्वल्स टू योर रेजिस्टेंस, ओके। सो अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। अब कंडक्टिविटी को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, इसका सिंबल, एक सेकंड, ये होता है, ठीक है, सिग्मा होता है, आई एम सॉरी, इसका जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। अब देखो कंडक्टेंस को जैसे आपने क्या बोलते हैं, एक टाइप से वो कर लिया था, क्या बोलते हैं, समझ लिया था नाम से ही, वैसे ही इसको भी समझो, ये थोड़ा थोड़ा इसी के जैसा होगा। मतलब कि अब देखो सिग्मा जो होता है वो इनवर्स होता है किसके, रेजिस्टिविटी के। किसका होता है, रेजिस्टिविटी के उल्टा होता है। वेयर
वेयर रो इज इक्वल्स टू योर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होती है, एक प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की बेसिकली, मतलब हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है रेजिस्टिविटी, एक जैसी नहीं होती, मतलब है ना। और जो ये आर है ये रेजिस्टेंस है, और ये ओम है, ये जो वो है, वो क्या बोलते हैं इसे, रो, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है इन्वर्स होता है बेसिकली, ये दोनों भी एक दूसरे के। तो मैं इसको पहले इन्वर्स लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ये, और यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। पहला फॉर्मूला कंडक्टेंस का ये है, एंड दूसरा कंडक्टिविटी का ये है, सिंबल ये है, और इसका भी सिंबल ये है। तो मैं काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लो और इसको समझने की भी कोशिश करो, ठीक है। सो होप सो आपने जो ये पूरा पार्ट है ये नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। समझने लायक क्या है, नाम पता होने चाहिए, तुम्हें रेजिस्टेंस पता हो तो कंडक्टेंस तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि क्या होता है भाई। उल्टा होता है जस्ट, मतलब उल्टी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का देखो मैं समझा रहा हूँ इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक। अब रेजिस्टिविटी में ये चीज़ देखो, अब लास्ट की टीवीटी, यहाँ पे भी क्या है टीवीटी, तो मतलब इस टीवीटी से इसका रिलेशन इसके साथ होगा ही होगा, है ना, सिंपल सी बात। और इसको तो समझने के लिए इसमें तो क्या आप लॉजिकली भी समझ सकते हो, अगर आप तेज हो तो इसको ऐसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे लास्ट का टेंस, और इसके टेंस में भी जैसे आते हैं लास्ट में टेंस, ठीक है, इस चीज़ से भी इसको याद कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके चलो ठीक है, ओके चलो। अब बाकी जैसे अब आप लोग बोलोगे यूनिट का पार्ट नहीं, यूनिट का पार्ट वैसे बेसिकली जो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक चैप्टर है केमिस्ट्री में आपका, चैप्टर 2 करके, उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको ये टॉपिक की कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह, राइट। उसमें यूनिट की भी बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, पर मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया ताकि आपको पता रहे कि भाई क्या क्या होता है, मतलब, राइट। तो अब हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक की, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसका मतलब कि हम ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये है बेसिकली डेरिवेशन है एक टाइप से, ठीक है। चलो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया था, जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो उससे फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे, देखो पहले हम ये लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो पहले हम ये लिखेंगे, इससे पहले हम ये लिखेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ क्या, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम, डेफिनेशन बोल लो या ओम्स लॉ बोल लो, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छे से लिखो, ऐसे ऐसे लिखना, अच्छे से लिखना इसको, ओके। फ्रॉम ओम्स लॉ, ये हमको पता था ओम्स लॉ की मदद से। एंड आपने जब सेकंड चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने, जब हम वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन की उसमें बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ लेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसा होता है देखो मैं समझा देता हूँ, हल्का सा समझा देता हूँ। लेट अस कंसीडर L इज इक्वल टू आर, ठीक है, L इज इक्वल टू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर से आर कैंसिल, सो क्या बचा, ये आ गया एग्जैक्ट फॉर्मूला पोटेंशियल का, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जैक्ट फार्मूला। सो आप इसको भी नोट कर सकते हो, दैट्स डिपेंड टोटली ऑन यू। सो अब देखो ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था कि कन्फ्यूजन न रहे कि कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो अब देखो मैं यहाँ पे एक और चीज़ का भी यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बेसिकली एक दूसरे की इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वेट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 will become equals to equation number 2, ओके ठीक है, ओके भाई। तो देखो ये इसके इक्वल आ जाएगा, आई आर
इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। ठीक है, ओके ओके ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस पिछले लेक्चर में आपको ओम्स लॉ पढ़ाया और साथ में रेजिस्टेंस भी पढ़ाया। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, रो एल बाई ए, ये होता है ना, रो एल बाई ए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो क्या होगा, आई रो एल ओवर ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। अब ध्यान से देखो, इस साइड और इस साइड एल से एल तो कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा। एंड एक काम करते हैं अब हम, देखो अब हम एक काम करते हैं, देखो ए को इधर ले आते हैं, डॉट रो इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो रो है मेरे भाई, इसको मैं इस साइड फ्रैक्शन में भेज देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, देखो जगह जगह तो नहीं बची। एक काम करता हूँ मैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड होता हूँ, ये आप इतना नोट कर लो, समझ लो कि क्या क्या हुआ। ठीक है, सो आई होप आपने ये पार्ट नोट कर लिया होगा एंड समझ भी लिया होगा। सो मैं इतना पार्ट, इस वाले पार्ट को मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, देखो अब क्या होगा, रो को मैंने बोला क्या कि उधर भेज दो भाई, ठीक है, भेज दिया। ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स 1/रो, रो उधर आके 1/रो बन गया। अब ध्यान से देखो, ये आई बाई ए एंड 1/रो किसी का फॉर्मूला लग रहा है देखने में कि हाँ सर ये आपने अभी पढ़ाया था। हाँ देखो ये किसका फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी का, ये कंडक्टिविटी का, किसका, कंडक्टिविटी का। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इसकी जगह सिग्मा, इसकी जगह मैं अब लिखने वाला हूँ सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, एंड आई बाई ए, वेयर आई बाई ए जस्ट इक्वल्स टू योर करंट डेंसिटी। ठीक है, ये चीज़ें हमें अभी कुछ देर पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ाया था और करंट डेंसिटी पढ़ाया था, ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कन्फ्यूजन, बिना कन्फ्यूजन के। तो मैं अभी काम करता हूँ, आई बाई ए की जगह जे लिख देता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसकी जगह सिग्मा लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये बात हो गई सिंपल फॉर्मूले की। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट सिग्मा। ठीक है, ये रहा ऐसा। ठीक है, अब मैं अगर इसको साइड में लिखना चाहूँ, एक काम करता हूँ, रुको। देखो पता ही है ना सबको, ये क्या करंट डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सिग्मा तुम्हारा किधर है, कंडक्टिविटी। चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ पे लिखूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, या इसको मिटा के मैं यहीं पे छोटा सा लिख दूँ, जगह तो नहीं है वैसे, चलो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है, ये है कंडक्टिविटी एंड दिस इज योर करंट डेंसिटी। ठीक है, दिस इज योर करंट डेंसिटी। ओके ठीक है, बाकी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो आपको पता ही है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, where E vector is equals to your electric field. So this is your complete lecture of this vector form of Ohm's law. कहाँ से स्टार्टिंग हुई भाई, पहले मैंने V को Ohm's law से कंपेयर करके IR निकाला, और फिर V को इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ से एक फॉर्मूले से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में फॉर्मूले की उससे फॉर्मूला निकाल के ये रिलेशन बना दिया। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेट करके ये आया भाई, और आर को खोल के रो एल बाई ए आया, और फिर ये एल से एल साइड कैंसिल हो, और फिर आई बाई ए डॉट रो इज इक्वल्स टू ई वैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आई बाई ए इज इक्वल्स टू ई, फिर मैंने क्या किया, जो रो है इसको इस साइड भेज दिया फ्रैक्शन में, तो ये आ गया इधर, और 1/रो किसके बराबर चला गया, कंडक्टिविटी के, एंड आई बाई ए इज योर करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, and E is equals to your electric field, and this is your formula and vector form of Ohm's law. So
उम्मीद है आप सभी को जो ये छोटा सा लेक्चर है, बेसिकली आज हमने सिर्फ 3 टॉपिक स्टडी किए, ये अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, तो आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।